नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है प्रेम से बोलो सत्य बोलो। देश ऐसे मुकाम से गुजर रहा है जब हमें लोकतंत्र की चिंता करनी पड़ रही है, जब सरकारें सांप्रदायिक दंगों को रोकने में विफल हो रही हैं, अदालत के फैसलों पर खुद अदालत उंगली उठा रही है और ऐसी स्थिति में देश कैसे अपने लोकतांत्रिक ढांचे को बचा कर रख सके, कैसे देश में संसदीय प्रजातंत्र जिंदा रहे, क्योंकि राहुल गांधी को की सांसदी बहाल करने का मसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये स्थिति है कि अब तक उस पर अमल नहीं हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी उस पर भी अमल नहीं होगा। ये हम किस तरह के प्रजातंत्र में जी रहे हैं, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने स्पीकर से संपर्क किया। पहले संपर्क नहीं हो पाया, फिर जब दोबारा संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल से बात करिए। सेक्रेटरी जनरल से बात की तो पहले तो शुक्रवार को संपर्क नहीं हुआ, शनिवार को स्पीकर ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल से बात करिए। सेक्रेटरी जनरल कह रहे कि छुट्टी है। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। भाई, संसद में कभी छुट्टी होती है क्या? संसद तो 24 घंटे भी चल सकती है, रात के समय में भी चली है। जब विश्वास अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है, रात रात तक, देर रात तक संसद चली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए संसद इस तरह की बहानेबाजी, यह भी लोकतंत्र किस राह पर चल रहा है उसका एक नमूना है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम आज बैठे हैं और हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है। हम आपसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य बहुमत पार्टी के नेता, संस्थापक नेता सत्यदेव चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास कुमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आऊं, कि संसदीय प्रजातंत्र में हम जो कुछ घटित होता देख रहे हैं, एक अजीब किस्म की खामोशी है। कहीं सही को सही, कहीं गलत को गलत बोलने के लिए लोग तैयार नहीं है। भाई, बीजेपी के भीतर के सांसद अपने आलाकमान के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि दल बदल कानून और व्हिप है, अनुशासन का डंडा है। कांग्रेस के भीतर भी यही बात है, दूसरे दलों में भी यही बात है। तो गलत को गलत कहने में अगर संसद भी विफल हो जाएगी, संसद भी मौन रहेगी। मणिपुर की में इतनी बड़ी हिंसा चल रही है, नए सिरे से हिंसा पैदा हो गई है, लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए खुद सत्ताधारी दल से तैयार नहीं है। और जो जिसने आवाज उठाई भी मणिपुर से, वहां कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ये इतनी असंवेदनहीन संसद का देश क्या करे? जिस संसद में संवेदना न बची हो, उस संसद का क्या करे देश? जी सत्यदेव चौधरी जी जी, धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, ये जो संसदीय प्रणाली है ना, ये है ही भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के ऊपर आधारित। इसके अंदर कोई जन आंदोलन, जनमत का समझ लीजिए, जो लोगों के ऊपर कहीं भी कोई संवेदना इनकी होती नहीं है। ये क्योंकि राजनीति एक ऐसी राजनीति है कि एक बारी चुनाव का थोड़ा सा नाटक कर दो, चुनाव का नाटक करवाने के बाद में, और जो 543 सांसद इकट्ठे हो गए, उन 543 के अंदर भी खाली 272 सांसदों को इकट्ठा करके अब सरकार बना लो, और 272 सांसदों को भी अब थोड़े से मुट्ठी भर
5, 10, 20, 50 मंत्री संतरी जो भी कोई प्रधानमंत्री ऐसे बना लिए, उसके बाद में बाकियों की भी कोई जरूरत नहीं है इनको। बाकियों को फिर आपने बांध दिया व्हिप और दल बदल कानून के अंदर, वो एक अपने नेता के गुलाम बन गए। वो तो कर ही नहीं सकते ना कुछ भी कार्रवाई, जो जवाब दे बोल सकते नहीं उनके सामने। तो ये जी जो भी संसदीय प्रणाली ही का दोष है, ये जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था, जो भी जिन लोगों ने भी इसको संसदीय प्रणाली को इसमें लागू किया, ये क्यों किया मेरी तो समझ में नहीं आया। ये संसदीय प्रणाली का ही दोष है जिसकी वजह से ये सारे का सारा चक्कर पड़ा हुआ है। आप इस संसदीय प्रणाली के जी बदले में आप चाहे प्रतिनिधि रखिए, संसदीय प्रणाली रखिए, लेकिन बहुमत का फैसला करिए। आप ये सांसदों के बहुमत से सरकार मत बनाइए। सांसदों के बहुमत से यदि आप सरकार बनाते रहेंगे तो इसी प्रकार से भ्रष्टाचारियों का, धनबलियों का और अपराधियों का बोलबाला रहेगा। और यदि मतलब सत्यदेव आपने चौधरी साहब, इसके बदले आप कह रहे हैं जी आप कह रहे हैं कि ये जो संसद की असंवेदनशीलता दिख रही है मणिपुर में, नूह दंगे में, दूसरी जगहों पर, दूसरे मामलों में, ये सारी असंवेदनशीलता का कारण ये है कि जिन सांसदों ने सरकार बनाई है उनके अपने मोटिव रहे हैं, वो खरीद फरोख्त के में शामिल रहे हैं, या फिर ये चुनाव से डरते हैं कि चुनाव में उन्होंने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है, धनबलियों बाहुबलियों का पैसा लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा है, दोबारा चुनाव में जाने की जरूरत नहीं है, तो इस व्यवस्था को बनाए रखो, चुप रहो और सत्ता सुख भोगो। बिल्कुल यही बात है। और ये देखिए, जिम्मेवार बनते ही नहीं है। चुनाव होने के बाद में या चुनाव होने से पहले भी इनकी क्या जिम्मेवारी है? कोई हार गया तो हार गया, जीत गया तो जीत गया। हार गया उसकी कोई मतलब, उसका उसका कोई मतलब नहीं है इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। और जो जीत गया, वो जीतने के बाद भी अपने जो भी जहां भी उसने जो उसको जो लाभ हो रहा है, सुविधा मिल रही है, वो सुविधा भोगी बन जाओ बस, और अपने नेता की गुलामी करते रहो। तो ये 543 जी सांसदों का चुनाव करवाया ही क्यों जाता है? खाली जो मुट्ठी भर जो 2-4 जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो बैठ के सरकार बना लें। जब उन्होंने अपने अपने जितने भी सांसद हैं उनको अगर व्हिप और दल बदल कानून के अंदर ही बांध के रखना है, गुलाम बना के रखना है, तो फिर इनका चुनाव करवाने की भी जरूरत नहीं है। चुनाव क्यों करवा रहे हो इनके? भाई इनको आपको चौधरी साहब क्या लगता है, एक एक पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहा हूं कि राहुल जी गांधी की सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने उनकी सजा पर स्टे करके रखा है। तो अभी तो कल ही फैसला आया, एक दिन हुए हैं और अभी तक वो रीस्टोर नहीं हुआ है, जबकि उनकी सदस्यता तो 24 घंटे के भीतर चली गई थी। अब आज सैटरडे है, कल संडे है, तो सदस्यता बहाल नहीं होगी। मंडे कुछ ऐसा हो जाए कि उस दिन भी ना हो, ट्यूसडे कुछ वो छुट्टी हो जाए, तो क्या इस तरीके से आपको क्या लगता है राहुल गांधी संसद में जा पाएंगे कि नहीं? वो अविश्वास प्रस्ताव की बहस में हिस्सा ले पाएंगे कि नहीं? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, इसी राजनीतिक व्यवस्था में तो मुझे लगता नहीं है। नहीं तो ये काम तो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। भाई कोर्ट का ऑर्डर आया होगा, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट का ऑर्डर लेने में दिल्ली के अंदर ही कोर्ट है, दिल्ली में ही संसद है, दिल्ली में ही सारे सब लोग बैठे हुए हैं, तो उनको मैसेज भेजने के अंदर कितनी देर लगती है? 1 घंटे के अंदर अंदर तो सारा मैसेज मिलता है, और कार्रवाई करनी हो तो दूसरे घंटे में कार्रवाई करी जा सकती है। इसमें करना क्या है? कोई चिट्ठी टाइप करनी है, साइन करने हैं बस, और क्या करना है? लेकिन चक्कर तो ये है ना कि किसी ना किसी बहाने जी से, बहाना लगा लगा के उसको देर करनी है उस काम के अंदर, उसको अटकाना है उस काम को, और उनको किसी तरीके से भी उनको संसद में नहीं आने देना है बस। नहीं तो ये देर का काम है ही नहीं। एक मान लो एक आज शनिवार के दिन, ल, नहीं एक सेकंड, छुट्टी जी वाले दिन अगर मैं मान लो कोई ऐसा जी आपातकाल हो जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई और किसी तरह की कोई बीमारी आ जाए, या कोई लड़ाई हो जाए किसी पड़ोसी देश से या किसी और देश से, तो शनिवार ये देखोगे क्या कि भाई आज शनिवार है, इतवार है, तो छुट्टी है आज के दिन, तो हमारा तो कोई मेडिकल टीम
या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम वो काम नहीं करेगी, ये मतलब हुआ। जी जी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे लक्षद्वीप के एक सांसद रहे फैजल हाँ। खान, उन पर हम्म। मर्डर का केस था और वो साबित हुआ था, 10 साल की सजा हो गई थी। और लेकिन वो उनकी भी सांसदी चली गई, लेकिन वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से सजा में स्टे हो गया। उसके बाद उनको उनको फिर से लड़ना पड़ा इस बात के लिए कि हमारी सांसदी बहाल की जाए। तो इसमें भी तो क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि अभी भी बीजेपी सरकार या लोकसभा स्पीकर या ये लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि वो सांसद जो फैजल खान था लक्षद्वीप से, उन्होंने जब इतना कानूनी उपचार लिया सुप्रीम माने एक फैसले को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो राहुल गांधी भी फिर दोबारा जाए सुप्रीम कोर्ट, फिर देखेंगे क्या होता है। तो देखिए प्रेम जी, वो केस तो आप ही बता रहे होंगे कि वो मर्डर का केस था। ये राहुल गांधी जी का केस तो मर्डर का जैसा कोई जघन्य अपराध नहीं है। कोई अपने मुंह से कोई चीज निकल गई, कोई भाषा निकल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ। और दूसरी बात कि वो ये हाई कोर्ट का भी केस नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ना। हाई कोर्ट से भी ऊपर है जी सुप्रीम जी कोर्ट। तो ये दोनों ही बातें ऐसी हैं कि जिसके अंदर राहुल गांधी को तो पक्ष मिलता ही मिलता है। राहुल गांधी का केस और ये जो लक्षद्वीप वाले जो सांसद हैं उनके उनके उनकी तुलना आप इस केस से नहीं कर सकते। जी और प्रजातंत्र के अंदर देखिए, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का सम्मान कहाँ हुआ फिर ये। चाहे आज ये किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, चलो संसदीय प्रणाली ही है, संसदीय डेमोक्रेसी है, लेकिन आप बोलते तो बार बार लोकतंत्र की मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते रहते हो। विदेशों में जा जाके तो पता नहीं आप कैसे कैसे बखान करते हो मैडम, डेमोक्रेसी फिर के से नाम पे। सुना मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है सत्यदेव चौधरी साहब, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोल रही है या मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बोल रही है? जी ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी ही है, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी ही है। ये बोलने के दांत, बोलने का जी कुछ जी और है, करने का कुछ और है। अरे भाई, लोकतंत्र के अंदर तो सरकार जब बन गई, मैं बार बार इस बात को बोलता रहता हूँ कि वो तो सबके लिए है ना। सरकार तो सबकी है, या खाली जो सत्ताधारी है वो जी उनके अपने अपने लोगों के लिए सरकार है क्या? बाकी के सारे विरोधी हैं इनके लिए, बाकी के बिल्कुल सारे बिल्कुल। दुश्मन हैं, विरोधी भी नहीं। ये तो ऐसा जी व्यवहार कर चौधरी रहे हैं साहब, मैं जैसे फिर आता दुश्मन हूँ हो थोड़ा हमारे देश के ये लोग। जी जी, विकास जी को थोड़ा जोड़ लेता हूँ इस चर्चा में। विकास जी, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बड़े चिंताजनक भी समय है। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अमल में नहीं आ रहा है, मणिपुर में शांति नहीं हो पा रही है, सांप्रदायिक दंगे की आग भड़क रही है, जगह जगह कुछ इस किस्म का माहौल है। और स्थिति ये है कि चलिए, राहुल बहुत अच्छा कह रहे थे सत्यदेव चौधरी जी कि राहुल गांधी पर तो जितने मुकदमे हैं, जो हैबिचुएटेड कहा जा रहा है कि वो आदतन अपराधी की श्रेणी में आ रहे हैं, तो वो सारे मुकदमे बोलने के लिए है। उन्होंने किसी न किसी को कुछ बोला है, वर्बल एब्यूज अधिक से अधिक आप बोल सकते हैं। लेकिन इस देश की संसद में बीजेपी के 116 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। अगर इन सबको अगर अयोग्य घोषित कर दिया जाता तो सरकार गिर जाती। विकास जी, सरकार, तो हम कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं कि बोलने के लिए आप संसद से अयोग्यता होती है और अयोग्यता को योग्यता में बदला जाता है, तब भी संसद में बहाली नहीं है। लेकिन जिन पर 116 सांसद सत्ताधारी दल के क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। जी विकास जी। जी बिल्कुल सही कहा प्रेम जी आपने कि अपराधी लोग संसद में बैठे हुए हैं और बोलने को इतना बड़ा अपराध और जुर्म, इसको क्या कहेंगे, पक्षपाती तो है ये, न्याय तो नहीं है ये। और न्याय के जी लिए सरकार की कोई जिम्मेवारी जवाबदेही इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी ये भ्रष्ट राजनीति हमारे ऊपर थोपी गई है। और भ्रष्ट राजनीति ये है कि लोकतंत्र में जो है वो हमारा बहुमत स्पष्ट नहीं है। अब यहाँ जिस सरकार को, जिस राजनीतिक व्यवस्था में
जोड़ तोड़ करना हो, बनी बनाई सरकार को धनबल और बाहुबल के आधार पे तोड़ देना हो और फिर सरकार बनानी हो, जिससे मतदाताओं का और चुनाव का, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि ये चुनाव होता ही, चुनाव होने का क्या मतलब है। जब चुनाव हो गया और सारे सांसद जीत गए, तो फिर किस बात का बहुमत का फैसला। कई कई बार मैंने देखा है महाराष्ट्र में भी, पिछले बार महीनों महीनों दिन तक बहुमत पता नहीं चला कहाँ चला गया, बहुमत का पता ही नहीं चल रहा है। चुनाव हुए 1 महीने बीत गए, बहुमत का पता नहीं। वो जादुई आंकड़ा मिलता ही नहीं है। वो जादुई आंकड़ा के चक्कर में इतने ये बहुत बड़ी समस्या की तरफ आप ध्यान दिला रहे हैं विकास जी, कि चुनाव हो जाते हैं, मतदाता वोट कर देते हैं, परिणाम आ जाते हैं, कौन जीता कौन हारा क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी सरकार कैसे बनेगी, किसके पक्ष में बहुमत है, यही डिफाइन नहीं हो पाता। और यही यही डिबेट, आज की डिबेट है कि सत्य बहुमत ही है रास्ता। सारी समस्याएं जो हम देख रहे हैं, न्यायालय से लेकर विधायिका तक में और कार्यपालिका तक में, दैनिक जीवन में, सब जगह जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कारण ही यही है कि सरकार बनाने का तरीका ही हमारा ऐसा है जिसमें बहुमत कहीं आता ही नहीं। सांसदों या विधायकों का बहुमत हम कह देते हैं और वो बहुमत मतलब चुनाव के बाद भी डिसाइड नहीं होता, और फिर खरीद फरोख्त, गठबंधन, जिस किसी तरीके से, महाराष्ट्र तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया विकास जी। महाराष्ट्र में कोई पार्टी ऐसी नहीं रही चुनाव के बाद जो सत्ता में नहीं रही हो, सब सत्ता में आ गए, सब सरकार में आ गए, सब विपक्ष बन गए। कोई पार्टी नहीं जो विपक्ष नहीं रहा, कोई पार्टी नहीं जो सत्ता में नहीं रही। किसका बहुमत आज तक पता नहीं। जी विकास जी। तो यही यही विडंबना है। लोगों को, हमारे देश के मतदाताओं को ये समझने की जरूरत है। ये जो लोग समझते हैं कि फलाना नेता, फलाने प्रधानमंत्री, ये कोई बड़ा, कोई ऐसा समझदार व्यक्ति है जो कि देश को सही दिशा में ले जाए, सही चलाए, ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में। मैं भी देखता हूँ, मैं भी समाज में लोगों से मिलता जुलता हूँ, तो मैं ये लोगों को ज्यादातर समझते हुए, इनकी समझ को ये मैंने समझा कि अरे फलाना अगर नेता आ जाए तो देखो कैसे ये करामात कर देगा, कैसे ये, मतलब कैसे कैसे काम कर जाएगा। 2014 के चुनाव से पहले भी इस तरह की चीजें थी, जो बीजेपी ने जिस तरह से अपना कैंपेन किया और जिस तरीके से उनका एक इमेज बिल्डअप किया गया हमारे प्रधानमंत्री का, तो लोगों को लग रहा था कि नहीं नहीं, अब तो मतलब समझो कि बहुत अच्छे दिन आएंगे, सबका, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो व्यक्तियों में समस्या देखते हैं, व्यक्तियों से समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है, जबकि हमारा कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था में समाधान है। राजनीतिक व्यवस्था वही है सत्य बहुमत। अगर आप कई बार नेता बदल के देख लीजिए, तो पार्टी बदल के देखे, तो ऐसे कितने प्रयोग विकास किए जी, हमने। जी विकास जी, क्यों नहीं राहुल गांधी को सत्य बहुमत समझाया जाए? राहुल गांधी जो कि एक विपक्ष की आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वो इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी ना जब जनता के सच्चे बहुमत से सरकार बननी शुरू हो जाए। आज तक बनी नहीं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या वो सत्य बहुमत समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो उलझे हुए हैं दरबारियों से, कोटरियों से, कि वो सही चीज नहीं देख पा रहे हैं? चलिए सत्ता पक्ष तो मान लिया, उसको सत्ता है गरज नहीं है, लेकिन विपक्ष तो एक वैकल्पिक सियासत, वैकल्पिक रास्ते पर को ढूंढेगा ना, खोजती हुई आंखें होंगी उसकी। तो इन खोजती हुई आंखों में सत्य बहुमत क्यों नहीं दिख रहा है? जी। नहीं, बिल्कुल ये सवाल है। ये तो जैसे वो राहुल गांधी बोलते हैं कि नफरत के जगह मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, एक भाईचारे की बात करते हैं। तो उनको ये समझना होगा कि ये जिस तरह की राजनीति, इस आज की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में, वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले, मोहब्बत की दुकान नहीं खुलेगी। मैं बताता हूँ, जो हमेशा कहीं ना कहीं एक कॉर्नर होगा, एक धर्म का, एक जाति का, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा, वो बन जाएगा अपने आप, स्वतः ही बनेगा ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। जब आपको वोटों का बहुमत चाहिए ही नहीं, सत्य बहुमत चाहिए ही नहीं आपको, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, ये मोहब्बत की दुकान नहीं खुली। ये बोलने के लिए डायलॉग है, डायलॉग तो ये हमारे प्रधानमंत्री भी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या कहीं ये परिलक्षित होता है? सबका साथ हो, सबका विकास, सबका विश्वास का नतीजा है क्या ये अपना मणिपुर? अगर ऐसा होता, अगर ये नारा जी।
वाकई होता तो ये तो घटना हमारे को देखने को नहीं मिलती। तो ये इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को अब क्यों नहीं उनको पता है, या हम भी प्रयास कर सकते हैं इसमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हम तो तैयार हैं अब बात करने के लिए। अगर कोई इस तरीके की कोई उनसे मीटिंग होती है तो हम तो चाहेंगे कि भाई इस बात पे उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था जो हम दे रहे हैं, जो बहुमत को हम स्पष्ट करना चाहते हैं, वो समझे और उसकी बात करें। अगर वो वाकई इसको लेते हैं या जी समझते हैं, तो जो अभी जिस तरीके से उनको जितना विरोध, जितना संघर्ष देखने को मिलता है, उनको अपार समर्थन मिलेगा और जो बहुमत है वो उस बहुमत से जीत के आएंगे और जी पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। हमारे को तो कोई, मुझे नहीं लगता ऐतराज है इस बात के ऊपर। जी, विकास जी ने एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें की है जिसको लेकर के मैं चौधरी साहब के पास आता हूँ कि विकास जी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान तभी मुमकिन होगी जब सत्य बहुमत का रास्ता अख्तियार होगा, जब सरकार सही तरीके से जनता के बहुमत से बननी शुरू होगी। इस व्यवस्था में जिसमें सरकार ही गलत तरीके से बनती है, भ्रष्ट और बाहुबलियों और अपराधियों के सहयोग और मदद और भ्रष्ट गठबंधन से बनती है, तो इसमें मोहब्बत की दुकान जो है नहीं सज सकती। ये बात समझनी होगी, अन्यथा सारे प्रयास जो हैं, भाई कहते हैं ना फिजिक्स में एक बात कही जाती है कि आप धक्का देते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है ऑब्जेक्ट में, तो वर्क जो है शून्य कहा जाता है वर्क डन इज जीरो। तो आप वर्क डन जीरो हो जाता है अगर मोहब्बत की दुकान को आप सत्य बहुमत से नहीं जोड़ते हैं, तब तक नतीजा ही नहीं निकलेगा, नो डिस्प्लेसमेंट, आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। जी चौधरी साहब। तो देखिए प्रेम जी, जो ये मैं राहुल गांधी जी को तो एक बार ही देखिए, मैं इनको ऐसा दोषी नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने वो कांग्रेस की बहुत सारी राजनीति के अंदर तो इन्होंने कोई भाग लिया ही नहीं। ये तो अब जाके थोड़े से परिपक्व हुए हैं, और उससे पहले तो समझ लो इनका कोई लेना देना था नहीं कांग्रेस की राजनीति से, मैं जहां तक समझता हूँ। और जितने भी ये विपक्षी दल हैं, एक मान लो राहुल गांधी को छोड़ के हम बात करें, जितने भी राजनीतिक दल इकट्ठे किए हैं विपक्षियों के, इन सत्ता दल वालों को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए, आप मुझे बताइए कि कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने में सहमत ना हो, या जो ये कहे जी कि हम गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे। सारे का सारे तो गठबंधन की राजनीति करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कैसे आप इस समस्या का समाधान करोगे? राहुल गांधी ने बहुत बुद्धिमानी से इसीलिए कह रखा है कि साहब ना तो मुझे इसका प्रधानमंत्री बनना, ना कन्वीनर बनना, ना मुझे इसका कोई आयोजक बनना, लेकिन मैं आपके साथ हूं। ये बात तो समझ में आई। लेकिन ये ऑपोजिशन वालों को चौधरी भी, साहब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 उन्होंने किया, पार्ट 2 करने जाने जा रहे हैं, जनता से वो कनेक्ट हो रहे हैं, जनता को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो हाँ, वास्तव में वो सत्य बहुमत की ही सियासत को मजबूत कर रहे हैं, आज वर्तमान सियासत से अपने आप को थोड़ा सा अलग रखते हुए। तो लोगों को कनेक्ट करने के साथ साथ वो राजनीति भी लोगों के साथ में करें ना, ये तो पॉइंट उन्होंने जी मिस कर रखा है। और मैं और हम लोग तो तैयार हैं इनसे बात करने के लिए। जब इन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी थी कश्मीर के लिए पहले पार्ट के अंदर, तब भी मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि इनको एक सत्य बहुमत की राजनीति भी करनी चाहिए, इन लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे मेला बिछड़ जाएगा, बात खत्म हो गई। और ऐसे ही हुआ भी। आ, मुझे इसका यकीन राजनीतिक है लाभ क्या हुआ? सत्यदेव चौधरी साहब, मुझे यकीन है कि आपकी बात इस डिबेट के जरिए राहुल गांधी तक जरूर पहुंचेगी। आप खोलकर बोलिए सत्य बहुमत की सियासत क्या है, और राहुल गांधी को या और भी दूसरे विपक्षी दलों को इस, या और भी दूसरे किसी भी राजनीतिक पार्टी को, या जो भी राजनीतिक रूप से चेतना से लैस हैं, उनको इस सियासत पर आना होगा, आना जरूरी है। खुलकर बोलिए, ये निश्चित रूप से ये चर्चा राहुल गांधी और तमाम लोगों तक जाएगी। बिल्कुल, लोकतंत्र के अंदर तो प्रेम जी देखिए इसके सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है आपके पास।
वरना करते रहो जितने मर्जी और प्रयोग कर लो। 70 साल बिता दिए, अभी ये जी 2024 का आप चुनाव भी देख लेना। स्पष्ट रूप से थोड़ा सा सत्य बहुमत की सियासत के बारे में बताएं, जिसको फॉलो करना चाहिए राहुल गांधी और मैं दूसरे बिल्कुल तमाम दलों को। जी देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि ये सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने का हम विरोध करते हैं। सांसदों के चुनाव होने चाहिए, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सांसद होने चाहिए, उम्मीदवार होने चाहिए, क्योंकि हर आदमी तो अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता ना। 543 प्रतिनिधित्व बनाए देश, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो बात यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन जब आपने 543 सांसदों को आपने व्हिप और गठबंधन के अंदर बांध दिया, गुलाम बना दिया, इसका हम विरोध करते हैं। इसके लिए इसका हम विरोध करते हुए हम तो ये कहते हैं कि ये एक मिनट सर नहीं होना चाहिए व्हिप और बिल्कुल किसी तरह। गठबंधन तो बाद जी, में आए ना, व्हिप और गठबंधन नहीं था तब ठीक था, सत्य बहुमत था क्या? नहीं नहीं, फिर भी नहीं था, फिर भी नहीं जी था। हाँ, तो उसके बदले में मैं ये कह रहा हूं कि सांसदों के बहुमत से सरकार ना बनाकर जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हैं, चाहे उसके उम्मीदवार जीते या हारे, अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में जिसके तो पास, ये जिस इस राजनीतिक बात दल को के थोड़ा पास सबसे थोड़ा सा ज्यादा। स्पष्ट करते हैं, इस बात को थोड़ा सा हाँ, स्पष्ट करते हैं, या हम आपसे फिर दोबारा कहेंगे कि आप इस बात को स्पष्ट कीजिए कि सत्य बहुमत क्या है, सत्य बहुमत के रास्ते पर चलने का मतलब क्या है, किस बात को राहुल गांधी और दूसरे तमाम विपक्षी दल अब ये करें। आप ये ना कहें कि ये व्यवस्था खराब है, क्या अच्छा है वो बताएं। लोकतंत्र का सम्मान सत्य बहुमत ही है, मैं ये कहना चाहता हूं। मतदाता का सम्मान सत्य बहुमत ही है। जी और जब लोकतंत्र के अंदर आप चुनाव करवा रहे हो, या तो चुनाव मत करवाइए। मैं कई बार सुनता हूं ऐसा कि साहब इस पार्टी ने राज किया। अरे ये राज थोड़ी है, ये तो चुनाव करवा रहे हैं, आप तो सरकार बना रहे हैं। वो जिम्मेवारी की, जवाबदेही की सरकार बनाई हुई है आपने, आपने राज थोड़ी किया है। आज बीजेपी को राज कर रही है क्या हमारे देश के ऊपर? मोदी जी राजा है क्या देश के? वो तो चुने हुए लीडर हैं। तो जिसको देखिए सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, लोकतंत्र का सम्मान वही है। वरना तो ये सारी औपचारिकता है लोकतंत्र की, खाली शब्द ही शब्द है ये लोकतंत्र है नहीं। अगर आपको बहुमत से सरकार बनानी है, जो कि हम तो सत्य बहुमत के माध्यम से कहते यही हैं कि सबसे ज्यादा वोट लेके आप सरकार बनाइए, ना कि सबसे ज्यादा सांसद लेके। सांसदों के बदले में आपने वोट लेने हैं बस। आज अगर आपके पास, बीजेपी के पास में दोनों चीजें ज्यादा हैं, सांसद भी ज्यादा हैं और वोट भी ज्यादा हैं, कई लोग इस तरह से भ्रमित बातें करते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आपको अगले चुनाव के अंदर सांसद ज्यादा चाहिए ही नहीं। हम तो आपको छूट दे रहे हैं, आप सबसे ज्यादा वोट लीजिए ना, सबसे ज्यादा वोट लेके सरकार बनाइए। क्योंकि ये नहीं करते हैं, और ये नहीं करेंगे, हमें पता है, क्योंकि इसके अंदर सत्य बहुमत की राजनीति में जवाबदेही और जिम्मेवारी आती है। इनको जिम्मेवार और जवाबदेही बनना नहीं है लोगों के प्रति, इनको गरीबों के प्रति जवाबदेही मिलनी करनी नहीं है। तो जवाबदेही और जिम्मेवारी के लिए तो सत्य बहुमत ही है, लोकतंत्र का सम्मान भी सत्य बहुमत ही है। और ज्यादा वोट लेके आप सरकार मैं बनाइए, तो मैं एक ज्यादा बात वोट। और जोड़ना या ध्यान दिलाना चाहता हूं, जी एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं चौधरी साहब, कि सत्य बहुमत की सियासत अगर लागू होती है तो देश में कांग्रेस को जो आज विपक्ष का दर्जा नहीं मिला हुआ है, इसके बावजूद कि लगभग 13 करोड़ वोट्स कांग्रेस के पास हैं, फिर भी वो विपक्ष का दर्जा उसके पास नहीं है, चूंकि सांसद उनके पास नहीं है। सांसद से विपक्ष का दर्जा तय हो रहा है। अगर वोट से सरकार बनेगी तो वोट से ही विपक्ष का दर्जा भी तय होगा। तब 13 करोड़ वोट लेने वाली, लगभग 13 करोड़ वोट लेने वाली कांग्रेस विपक्ष का दर्जा हासिल कर लेगी। क्या आप जो बात मैं कह रहा हूं इससे आप सहमत हैं? नहीं नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर सत्य बहुमत की सरकार है, सत्य बहुमत की सरकार के अंदर पूरा सदन
पक्ष का और पूरा सदन विपक्ष का काम करेगा। जब आपके पास में पूरा सदन 543 के 543 सांसद वो देश के सांसद हैं, देश के प्रतिनिधि हैं, ना कि किसी पार्टी के। आप इस बात को समझिए कि किसी पार्टी के चाहे कितने भी सांसद हैं वो देश के हैं, उस पार्टी के नहीं है। तो जब 543 के 543 सांसद स्वतंत्र होंगे। सत्यदेव चौधरी साहब देश को लेकर के विचार भी तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग विचार भी हो सकते हैं, तो विपक्ष तो रहेगा ही। क्या विपक्ष की अवधारणा ही नहीं है सत्य बहुमत? मैं तो कह रहा हूं ना आपको कि पूरा सदन विपक्ष होगा और पूरा सदन सत्ता पक्ष होगा। जब आपने कोई भी एक विचार रखा सदन के ऊपर चर्चा के लिए, उसमें से अगर वो विचार पूरे देश के लिए ठीक नहीं है, हमारा मुख्य लक्ष्य तो यही है ना कि देश को हमने एकता के रूप में और अखंड और एकता के रूप में रखना है। देश को एकता और अखंडता में बांध के रखना है। यदि कोई ऐसा विचार है कि जो देश के विरोध में विपक्ष में है, वो पूरे 543 के पूरे 543 सांसद उसके अंदर उसका विचार अपना, वो किसी के गुलामी की तरह बात नहीं करेंगे। वो तो देश के प्रति चिंता करेंगे। आपकी बात को थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूं अपने दर्शकों के लिए कि सरकार बनाने के लिए सत्य बहुमत यानी सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले वो सरकार बनाए, वो पार्टी सत्ताधारी पार्टी कहलाए। लेकिन दूसरी तरफ आप सांसदों के लिए कह रहे हैं कि सांसद तो देश के लिए होते हैं, चुने गए हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, विधायिका का काम करें, कानून बनाने का काम करें, ये तो सांसद करेंगे और यथासंभव एकजुट होकर करें। मत भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन अब विपक्ष के रोल को हम क्यों खत्म कर रहे हैं? विपक्ष का जो रोल होगा वो पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट सत्ताधारी दल के बाद आए उसकी भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं होगा? ये नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता रहते हुए भी सारे सांसद देश के लिए विधायिका का काम यानी कानून बनाने का काम कर सकते हैं। जी, मैं तो विपक्ष को और मजबूत बना रहा हूं। आज तो विपक्ष वाले खाली उतने ही हैं कि जो विपक्ष के अंदर है, जो सत्ता में नहीं है वही विपक्ष वाले हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सत्य बहुमत की सरकार बनने के ऊपर जो सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो भी विपक्ष का काम कर सकते हैं। अगर उनको अपनी पार्टी से, अपने सत्ता वालों से किसी बात के ऊपर विरोध है तो खुल के बात करें, वो तो गुलामी है ही नहीं उनकी। मैं तो अपने लोगों को भी जो जिस पार्टी की सत्ता है उस पार्टी के सांसद भी अगर उसका विरोध करना चाहे तो कर सकते हैं, तो वो तो विपक्ष ही हुआ ना। मैं तो विपक्ष को ज्यादा मजबूत बना रहा हूं सत्ता के बदले में। मैं तो ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो यदि सत्ता वाले भी विपक्ष का काम करें तो क्या बुराई है? और अगर विपक्ष वालों से सत्ता का काम करवाया जाए तो इसमें आपको तो देश का भला चाहिए ना, देश के गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना चाहिए, आपको तो काम अच्छा होना चाहिए। इससे मतलब है या खाली सत्ता विपक्ष के अंदर झगड़े में पड़े रहना है? तो समय तो बर्बाद हो रहा है ना फिर हमारा। मैं आता हूं विकास जी के पास आपकी बात को लेकर के कि कोई भी सत्ताधारी दल सरकार में जो होती है तो उसके काम काज की निगरानी का काम, उसको अकाउंटेबल बनाने का काम, जनता की आवाज कहीं दब रही होती है तो उस आवाज को उठाने का काम, ये विपक्ष की जरूरत होती है लोकतंत्र में, इसीलिए विपक्ष होता है। केवल सदन में तालियां बजाने या विरोध में नारे लगाने के लिए सांसद हो, ये सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं होता। सत्ता पक्ष विपक्ष सदन के भीतर भी होता है, सदन के बाहर भी होता है। जितनी लड़ाई सदन के भीतर होगी उससे ज्यादा लड़ाई सदन के बाहर होगी, और ये लड़ाई देश के लिए होगी, रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ही होगी। इस हिसाब से मैं जो समझ पा रहा हूं कि सत्य बहुमत से अगर सरकार बननी चाहिए तो सत्य बहुमत से विपक्षी
पार्टी अपोजिशन लीडर भी होना चाहिए। बाकी सांसद व्हिप और गठबंधन व्हिप और दूसरी चीजों से आजाद रहे, दल बदल कानून से, उनको जैसे चाहे फैसला लेना हो लो ले, लेकिन जैसे सत्ता पक्ष का एग्जिस्टेंस है तो विपक्ष का भी एग्जिस्टेंस उतना ही जरूरी है। यही लोकतंत्र है। ये भी कहना चाहिए। एक इस बात को ऐसे समझते हैं, सदन के भीतर और सदन के बाहर आपने कहा, तो सदन के बाहर जैसे कृषि कानून आया था, उस टाइम में जो किसानों को लगा कि हमारे लिए काला कानून है, हमारे लिए सही कानून नहीं है, उन्होंने माना। तो वो सभी किसान, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर किसान जो थे वो सब सत्ता पक्ष को समर्थन दिए थे, वोट भी दिए थे। तो फिर वो जो विरोध कर रहे थे वो तो अपने पूरे देश के हिसाब से विरोध कर रहे थे। तो वो तो कोई पक्ष और विपक्ष, किसी भी गलत काम के लिए जो पूरी देश की जनता वो विरोध कर रही है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जिन्होंने वोट नहीं दिया था वही विरोध कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था ना। वहां किसी कानून के ऊपर जो गलत कानून आया उसका विरोध सिर्फ किसने किया? जिन्होंने वोट किया था। जिन्होंने वोट नहीं किया था उन्होंने किया विरोध, सभी ने किया। तो वही बात सत्यदेव चौधरी जी मुझे लग रहा कहने की कोशिश कर रहे हैं, सदन में भी अगर कोई ऐसी बात आती है तो सभी सांसद तो देश के हो गए, जैसे देश की जनता है वैसे देश के सांसद हो गए सदन में बैठे हुए, तो उस गलत चीज का विरोध करें ना। जब व्हिप और दल बदल कानून है ही नहीं रहेगा तो फिर तो इंडिपेंडेंट है, तो वो एक देश के हित में डिसीजन ले। वो फिर वो सारे के सारे विपक्षी हो गए। अगर कोई भी प्रधानमंत्री या कोई ऐसा उनका कैबिनेट ऐसा सोचता है कि नहीं जी अब तो हमें इतने लोगों का समर्थन मिला, हम मनमाना करें, तो वहां पे मनमाना नहीं कर सकते हैं, जो कि आज हो रहा है। आज क्या है, मनमाना है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे सदन के बाहर किसी भी गलत चीज के लिए सारी जनता एकजुट हो जाती है और उसका विरोध करने लग जाती है, उसी तरीके से सदन के अंदर भी किसी भी गलत कानून, किसी भी गलत विचार के ऊपर सारे सदस्यों को एकजुट होना पड़ेगा और विरोध करना पड़ेगा, जब सत्य बहुमत की राजनीति होगी। यही मुझे लगता है सही व्यवस्था है, सही लोकतंत्र है। जी जी। तो लेकिन मैं एक विरोधाभास की तरफ आता हूँ। मैं चौधरी जी के पास दोबारा आता हूँ कि हम एक तरफ कहते हैं कि सांसदों के बहुमत वाली सरकार ना हो, और दूसरी तरफ सांसदों से ही हम पक्ष की भी अपील करते हैं कि वो सत्ता पक्ष के लिए भी हो जाए और विपक्ष की भी भूमिका वही निभाए। और उस पार्टी जो एक, जब सत्ता पक्ष है एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए हम कह रहे हैं सत्य बहुमत से, तो एक कोई पार्टी सत्य बहुमत लेकर के ही विपक्ष क्यों नहीं हो सकती? हम उसका हक क्यों छीनना चाहते? नहीं, सत्ता पक्ष तो देखिए भारत देश के मतदाताओं ने बना दिया ना, सत्ता पक्ष सांसदों ने नहीं बनाया। आप इस बात को समझिए, सत्ता पक्ष बनाया है देश के मतदाताओं ने। ये आज की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है जिन्होंने एक व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसके सामने सारा देश डरता है, सारे पत्रकार डरते हैं, सारे सांसद डरते हैं, सारे जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो डरते हैं। ऐसा क्या हुआ भाई? किसान बिल के अंदर, जैसे आप अभी विकास जी किसान बिल की बात कर रहे थे, क्या किसान बिल का ये जो सत्ता वाले जो सांसद हैं इनमें से एक भी सांसद ऐसा नहीं था जो किसान बिल का विरोध करना चाहता हो? कुछ ना कुछ तो सांसद ऐसे थे ना। जब 350 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो किसान बहुल क्षेत्रों से आते हैं और किसानों के वोट लेके वो सांसद बने हुए हैं, और किसान ही उनके मतदाता ही, क्यों कहिए, वो किसान या उनके मतदाता ही उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो जो सांसद है उस सांसद को समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई मेरे मतदाता जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिनके वजह से मैं सांसद बना, वही मेरा विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने नेता का विरोध नहीं कर पा रहा हूं। ये राजनीतिक व्यवस्था क्या हुई? या जो सांसद जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने कानून के ऊपर मोहर लगाई, कानून पास करवाया, वो खाली सत्ता वालों के लिए ही कानून बनेगा क्या? वो कानून तो पूरे देश के लिए बन रहा है ना।
चाहे जिन लोगों ने लेकिन उनको वोट यहीं नहीं पर दिए बीजेपी चौधरी वालों साहब को, यहीं पर रोकी, यहीं पर थोड़ा सा रुकिए। जो कानून बनने नहीं हाँ, देने के लिए प्रतिरोध सदन में विकसित होगा, जो विरोध होगा वो भी तो देश के लिए ही होगा, कि जो लोग चाहते हैं कि नहीं ये कानून नहीं बनना चाहिए और वो विरोध व्यक्त करना चाहते हैं। तो प्रतिपक्ष अगर हम सत्य बहुमत से नहीं बनाएंगे, प्रतिपक्ष का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा सत्य बहुमत से, तो ये आवाज कहां से होगी, रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगेंगे, सरकार कैसे जिम्मेदार होगी? नहीं, लेकिन आज की परिस्थिति में, आज की राजनीति में तो प्रेम जी बात ये है कि जितने भी विपक्षी हैं, उन्होंने चाहे सत्ता वाले कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं तो उसका विरोध ही करना है। वो ये नहीं कहेगा जी कि नहीं सत्ता वालों ने ये काम ठीक किया। तो ये तो आप ठीक तो कह ये रहे भी तो हैं कि समस्या है जब ना। दल बदल और व्हिप हाँ, खत्म हो जाएगा तो लोग स्वतंत्र रूप से हाँ, अंतरात्मा से या विवेक के हिसाब से किसी भी कानून का पक्ष या विपक्ष पे खड़े होंगे। आज तो है कि कृषि हाँ, कानून आता है तब भी सारे लोग तालियां बजा के पास कर देते हैं, या विरोध करने वाले विरोध कर ऐतिहासिक है। वॉकआउट कर जाते हैं, या फिर जब वापस लिया जाता है तब भी यही स्थिति होती है। ये बात तो सही है, वो भी आप सही ऐतिहासिक कह है। रहे हैं। लेकिन जी जी, लेकिन हमारी चिंता बस इतनी है, जो वकालत आप जनता के बहुमत से सरकार बनाने की कह रहे हैं, वही वकालत जनता के बहुमत से विपक्ष बनाने की भी क्यों नहीं कर रहे, ये मेरा सवाल है। मैं तो कर रहा हूं, मैं तो विपक्ष को और ज्यादा मजबूत बना रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई जो जो सत्य, मान लो जिस सरकार के जो सांसद हैं वो भी उसका विपक्ष में भाग ले सकते हैं। आप उसका उल्टा बोल रहे हैं। अभी तो क्या है कि जो खाली विपक्षी हैं, खाली हम वही पार्टी विपक्षी के हैं। हिसाब से पूछ रहे हैं, क्योंकि सत्य बहुमत नहीं नहीं, सांसद के पार्टी का हिसाब तो से सरकार नहीं बनाने की वकालत कर रहा है। सत्य पार्टी का बहुमत तो देखिए जनता के बहुमत से सरकार बनाने की बात कर रहा है, और आप आंसर सांसद से दे रहे हैं। सांसद को छोड़िए इधर है कि उधर है, लेकिन जब सत्ता अगर बन रही है सत्य बहुमत से, तो विपक्ष क्यों नहीं बनेगा सत्य बहुमत से, ये हमारा सवाल है। तो विपक्ष तो फिर अपने आप बन गया ना। जिन लोगों ने ज्यादा वोट दिए और वो सरकार बना लिया, तो जो बाकी के लोग हैं वो तो विपक्ष में ही है। सांसद तो उनके भी हैं ना। हम उनको ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनके सांसद नहीं बनेंगे, उनके सांसद तो हैं, तो वो तो विपक्ष में ही है। और बल्कि ये कितनी अच्छी बात हो गई कि जो सत्ता में आए, जिन ज्यादा ज्यादा वोट देकर किसी को आपने एक प्रधानमंत्री बनाया, उसको सत्ता पक्ष में लेके आए। और अगर वो प्रधानमंत्री ये देखता है कि भाई जो लोग विपक्ष के अंदर हैं उनमें भी कोई ऐसे योग्य व्यक्ति हैं, योग्य नेता हैं, जो आपके देश के भले के, गरीबों के कल्याण की बातें कर सकते हैं, उनको जोड़े वो सरकार के अंदर। उनको विपक्ष में बिठा के खाली आलोचना करवाने से क्या फायदा होने वाला है। देश का भला तो जब होगा ना जब वो एक सहभागी बनकर एक विकास का काम करें। वो ठीक बात की भी आलोचना क्यों करेंगे फिर? अगर ठीक है तो सारे सारे 543 या 543 सांसद कहेंगे जी कि ठीक है, और अगर कोई बात ठीक नहीं है तो उसमें से ज्यादातर सांसद यही कहेंगे जी कि ये बात ठीक नहीं है। ये तो बहुत सीधी सीधी बात है, इसमें तो कोई ज्यादा उलझन वाली बात है ही नहीं। हम पार्टियों के चक्कर में पड़े ही नहीं। पार्टियां तो देखिए एक संगठन है, अपनी विचारधारा को रखने के लिए, अपने लोगों को जोड़ने के लिए या चुनाव करवाने के लिए एक तरीके से एक संगठित संगठन हो गया एक तरह से। कोई अच्छी अच्छी किताबों का संकलन करने के लिए, अच्छे अच्छे विचारों का संकलन करने के लिए, कोई डिबेट करवाने के लिए, कोई अच्छे वाद विवाद करने के लिए। पार्टी तो उस काम के लिए है जो अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठा करके रख सके अपने अपने ऑफिस के अंदर। पार्टी इसलिए थोड़ी है कि आपस में अपने ही लोगों को दुश्मन बना के बैठ जाए हम। पार्टी इसलिए बनी है क्या? आज बीजेपी इसलिए बनी है कि भाई बाकी के सब पार्टियां उसकी दुश्मन है देश की। वो देश के लोग नहीं है क्या वो हमारे? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है प्रेम जी कि ज्यादा वोट लेके आप सरकार बनाइए, जी, और जितने भी 543 सांसद
सदन में बैठे हुए हैं वो सत्ता का भी, वो पक्ष का भी काम करें और विपक्ष का भी काम करें। अगर ठीक बात है तो उसको ठीक कहें, गलत है तो उसको गलत कहें, सुझाव दें कि भाई ये बात गलत है, ये ठीक कैसे होगी, और उसको बात फिर सरकार भी माने। सरकार भी इतने अहंकारी ना हो, वो जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे या जो सरकार बनेगी वो उसका विकेंद्रीकरण हो जाएगा। सरकार जब इतना वो इतनी ताकतवर एक आदमी हो ही नहीं सकता सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर। आगे जैसी राजनीति है वो ऐसी राजनीति थोड़ी होने वाली है सत्य बहुमत के अंदर। और ये बैठ के एकदम चिंतन करने वाली बात है, इसको योजना बनाने वाली बात है, एक बार शुरू करने वाली बात है सत्य बहुमत की। फिर देखना इसके अंदर कितना लाभ ही लाभ मिलेगा आपको, कोई नुकसान होने वाला काम ही नहीं है कुछ भी। प्रेम जी जी चलिए, इस बहुत अच्छी चर्चा रही। उम्मीद है दर्शकों को ये बात समझ में आ रही होगी कि सत्य बहुमत ही रास्ता है देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का, और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। लोगों के बीच ये चर्चा आगे भी बनी रहे। आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। सत्यदेव चौधरी जी, विकास जी और तमाम दर्शक जो हमारे साथ इस चर्चा में लगातार जुड़े रहे। हम फिर हाजिर होंगे अलग विषय के साथ।